हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? मैं कमल नागर स्वागत करता हूँ आपका साइंस प्लस और आशीष सर की ओर से विजय तिलक टेस्ट सीरीज़ में। ठीक है, हमने लेवल 10 की टेस्ट सीरीज़ शुरू की हुई है, उसका हुआ है माइनर 4 और उसका हम करने जा रहे हैं क्या बायोलॉजी सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, कॉलम 1 दिया हुआ है, कॉलम 2 से मिलान करना है। आर्थिक महत्व वाले पादप एक साइड दिए हुए, एक साइड है उनके उत्पाद। अगेउस इस्लाना से रस्सियाँ बनाई जाती है। अब रस्सियाँ मतलब फाइबर या रेशा, ठीक है? थोड़ी तबीयत खराब है आज एडजस्ट कर लेना। एबिस पिकाटोरियस देखो एबिस पिकाटोरियस जो होता है ना उससे विष टॉक्सिक होता है, ये जहरीला होता है थोड़ा, ठीक है। हीविया ब्रासिलिएंसिस इससे लेटेक्स प्राप्त किया जाता है। और देखो रोल्फिया सरपेंटाना ये किसका नाम है? ये है अश्वगंधा का नाम जिससे रेसल्पाइन नाम की ड्रग प्राप्त की जाती है। तो क्या हुआ? एक में दो, एक में दो, बी में चार, बी में चार, सी में तीन और डी में 4। ऑप्शन एक सही हो गया। ठीक है, आगे चलो। देखो फिर अगेन कॉलम एक को कॉलम 2 से मिलाना है। अब कुछ दिए हुए हैं, जैव आवर्धन, ग्रीन मफलर, सांस्कृतिक सुपोषण, SO2 और NO2 का उत्सर्जन। देखो सबसे पहले तो जैव आवर्धन क्या होता है? जैव आवर्धन होता है कि जब कोई पदार्थ या कोई विषैला पदार्थ या विषैला नहीं तो हानिकारक पदार्थ किसी शरीर के जीव या किसी जीव के शरीर में जमा होता जाता है, एकत्रित होता जाता है, तो उसे कहते हैं जैव आवर्धन। अब जैव आवर्धन किसका होता है? देखो DDT का शतकेंद्र यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। डीडीटी डीडीटी क्या है? एक वसा में घुलनशील यौगिक है। अब वसा में घुलनशील से नुकसान क्या है? देखो जैसे ही ये डीडीटी का छिड़काव खेतों में किया जाता है, अब खेतों में कोई पशु अगर उस चारे को या उस फसल को खा लेता है तो वो डीडीटी उसके अंदर चला जाता है और वसा में घुल जाता है। और आपको पता है वसा एकत्रित होता है, वसा की क्वालिटी है कि वो इकट्ठा होता है, ठीक है। तो डीडीटी के मतलब वसा के साथ डीडीटी इकट्ठा होता जाता है। अगर ये जल में घुलनशील होता तो यूरिया के जैसे बाहर त्याग दिया जाता है, ठीक है। तो जैव आवर्धन किसका होता है? डीडीटी का है। ग्रीन मफलर तकनीक क्या होती है? देखो आप जब ऐसे रोड पे चलते हो, रोड रोड होता है, आपने देखा होगा बड़े बड़े जो रोड होते हैं वो सीधे रोड होते हैं और उनके किनारों पर ना यहाँ पेड़ लगे होते हैं, ठीक है। ये ऐसे पेड़ लगे होते हैं दोनों किनारों पर। और ये क्या करते हैं? ये ध्वनि प्रदूषण को रोकते हैं। क्या आप जो रोड पे ट्रैफिक चलते हैं वो हॉर्न देते हैं तो ये क्या उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? ग्रीन मफलर तकनीक। तो ये कौन सा आ गया? ध्वनि प्रदूषण को रोकने वाला। सांस्कृतिक सुपोषण क्या होता है? जब प्राकृतिक के द्वारा होने वाली कोई घटना है अब उसमें मानवीय कारणों से कोई नुकसान होने लग जाता है तो उसको बोलते हैं सांस्कृतिक सुपोषण, ठीक है। तो सांस्कृतिक सुपोषण कौन करता है? आइकोनिया जलकुंभी करता है। कैसे करता है? जलकुंभी नेचुरल रूप से पाया जाता है, जलाशयों में पाया जाता है, लेकिन जब उसमें नाइट्रोजन या फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो ज्यादा क्यों हुई? मानवीय क्रियाकलापों से, क्योंकि हमने खेतों में पेस्टिसाइड वगैरह छिड़के तो उससे वो जल में चला गया। अब वहां पर इसको खूब सारे वो पोषक मिल जाता है, नाइट्रोजन फास्फोरस इनके लिए पोषक है तो वो अतिवृद्धि करता है और इसको ही क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक सुपोषण, ठीक है। SO2 और NO2 का अम्लीय वर्षा में योगदान है, ये तो बचपन से ही पढ़ा है, ठीक है। ए में 4, बी में सॉरी ए में 3, बी में 4, ए में 3, बी में 4, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन एक सही हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो फिर कॉलम एक को कॉलम 2 से मिलाना है। पौधे का नाम दिया हुआ है और पौधे का उपयोग दिया हुआ है, ठीक है। आजादी राजा इंडिका, अच्छा एजे डायरेक्टिका इंडिका ये है नीम का नाम, ठीक है। आजादी राजा नहीं है, एजे डायरेक्टिका इंडिका। देखो नीम क्या है? नीम के क्या गुण होते हैं? नीम की जो गोलियां होती है ना वो कीटनाशक के तरह प्रयोग की जाती है, ठीक है। तो नीम क्या है? जैव कीटनाशी है। फाइकस इलास्टिका, इलास्टिका से पता रखो, इलास्टिक से मतलब रबड़ प्राप्त होगा, रबड़ बनाया जाता है, ठीक है। देखो सिंकोना ऑफिसनेलिस ये क्या है? ये कुनेन का नाम है, इससे कुनेन प्राप्त किया जाता है। और कुनेन क्या है? मलेरिया में मलेरिया की जो दवाएं होती है या फिर बुखार की जो दवाएं होते हैं उनमें कुनेन यूज किया जाता है, ठीक है। तो सिंकोना ऑफिसनेलिस किसका नाम है? उससे क्या प्राप्त किया जाता है? कुनेन। और ये क्या है? ज्वरनाशी होता है। टिक्टोना ग्रैंडिस ये नाम है सागवान का। और सागवान हमेशा इमारती लकड़ी में प्रयुक्त होता है। तो देखो ए में 2, बी में 4, ए में 2, बी में 4, फिर से ऑप्शन एक सही हो गया, ठीक है। आगे देखो जैव विविधता हॉटस्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैव विविधता हॉटस्पॉट वह क्षेत्र है जहां स्थानीय प्रजातियों की उच्च सांद्रता होती है। बिल्कुल सही बात है। देखो एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? कोई भी ऐसी प्रजाति जो एक किसी विशेष स्थान पर पाई जाती है
उनको क्या बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज। अब देखो जैव विविधता हॉटस्पॉट में बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी प्रजातियां भी होती है, कुछ नहीं बहुत सारी ऐसी प्रजातियां भी होती है जो स्थान विशिष्ट है। जैसे मैं बात करूं, अभी इंडिया में 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट है, उनमें से एक है जो पश्चिमी घाट वाला है। वहां पर क्या बोलते हैं, जो गिलहरी है, गिलहरी का नाम मुझे याद नहीं है, वो विशाल गिलहरी है, वो वहाँ के लिए एंडेमिक स्पीशीज है, मतलब स्पेशली वहीं पाई जाती है। तो ऐसे जितने भी हॉट स्पॉट है वहाँ पर ऐसी बहुत सारी स्पीशीज है जो विशिष्ट रूप से वहीं पर पाई जाती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। पूछ क्या रहा है, कौन कौन से कथन सही है और मल्टीपल ऑप्शन है। ऐसे क्षेत्रों में निवास स्थान के अत्यधिक नुकसान का खतरा होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर जो निवास स्थान है ना, उसका अगर वो खत्म हो गया ना, तो उसके लिए खतरा ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है? जैव विविधता क्षेत्रों में खतरा ज़्यादा हो जाएगा अगर आवास को कोई नुकसान हो जाएगा, ठीक है? पश्चिमी घाट और इंडो बर्मा क्षेत्र भारत के प्रमुख हॉट स्पॉटों में से एक है। भारत में 3 हॉट स्पॉट है, जिसमें एक है पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा रीजन और एक है हिमालय, ठीक है? हॉट स्पॉट की अवधारणा नॉर्मन मायर्स ने दी है, ये भी सही बात है। तो कौन-कौन से हो गया? 1, 2, 3 और 4, चारों कथन सही है, ठीक है? आगे देखो। यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित को ध्यान से पढ़िए। अब देखो पहले तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन का मतलब है कि जब जलाशय होते हैं या फिर कोई भी जल स्रोत हो गया, उनमें अगर प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस का स्तर बढ़ जाता है ना, तो वहां पर जो शैवाल होते हैं, नीललित शैवाल होते हैं या अन्य जो पादप प्लवक होते हैं ना, वो बहुत तेजी से वृद्धि करने लग जाते हैं और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन, ठीक है? तो यूट्रोफिकेशन क्या है? देखो, यह प्रक्रिया मुख्य रूप से जल निकायों में फास्फेट और नाइट्रेट जैसे पोषक तत्वों की अधिकता के कारण होती है। बिल्कुल सही बात है, मैंने यही स्टेटमेंट बोला है। पोषक तत्वों की वृद्धि शैवाल प्रस्फुटन को बढ़ावा देती है। अगर पोषक तत्वों में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी तो वहां शैवाल अनचाहे रूप से वृद्धि करने लग जाएगी, ठीक है? जिससे जल की गुणवत्ता सुधरती है। देखो, अगर शैवाल बहुत सारे मात्रा में वृद्धि करेगी तो जल की गुणवत्ता सुधरेगी नहीं, बिगड़ेगी, क्योंकि जो जल में ऑक्सीजन है ना वो कम हो जाएगा, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। शैवाल प्रस्फुटन के बाद अपघटन की प्रक्रिया के दौरान जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। देखो मैंने यही बोला है, जब शैवाल प्रस्फुटन होता है तो अपघटन करने वाले जीवों के लिए ऑक्सीजन की जो मात्रा है ना वो कम हो जाती है, क्योंकि वहां पर कचरा ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है? यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन मानव गतिविधियों से इसमें तेजी आ रही है, जिसे सांस्कृतिक यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यही अभी मैंने बोला है, सांस्कृतिक सुपोषण, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो कौन कौन सा सही है? पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। अच्छा, कौन से कथन असत्य है? तो केवल दूसरा वाला असत्य है, ठीक है? एक ही ऑप्शन है। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन में प्रदूषण के संचरण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जैव संचय क्या होता है? देखो, जैसे मैंने जैव आवर्धन बताया ना, जैव आवर्धन में कोई सा भी पदार्थ होता है, और जैव संचय में क्या होगा? केवल विषैला पदार्थ जो धीरे धीरे कैसे, मतलब जैसे एक जल स्रोत है, ठीक है? या कोई समुद्र मान लो, ठीक है? अब सब पानी में क्या होता है? मरकरी होता है, पारा होता है, ठीक है? पारा होता है। अब इस जल स्रोत में पाई जाने वाली जो मछलियाँ हैं ना, वो जैसे ही पानी को अंदर लेगी तो पारा अंदर जाएगा। तो धीरे-धीरे उस मछलियों में क्या हुआ? पारे का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है? तो यही क्या है? ये जैव संचय। तो जैव संचय एक ही जीव के शरीर में क्रमिक समय के साथ प्रदूषण में संकेंद्रण को दर्शाता है। मतलब धीरे-धीरे प्रदूषक उसके अंदर संकेंद्रण का मतलब है इकट्ठा होते जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। वो कौन-सा रहा है? अच्छा, विचार करना है, वो तो खरो विचार करता है। जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन, खाद्य श्रृंखला में उच्च पोषण स्तर पर प्रदूषक के संकेंद्रण में उत्तरोत्तर वृद्धि को दर्शाता है। बिल्कुल सही। देखो मेरी बात सुनो, उच्च पोषक स्तर पर कैसे? जैसे मान लो कि जो शीर्ष पर जो है, जैसे मान लो शेर है शीर्ष पर, अब शीर्ष पर शेर है, अब खरगोश ने ऐसी घास खा ली कि उससे उसको में डीडीटी आ गया। अब डीडीटी खरगोश में हो गया तो बहुत सारे खरगोश ने सब खा लिए। अब शेर उनको खाएगा तो सब खरगोश का मिला के किस में चला गया? शेर को। तो ये भी क्या है? इकट्ठा हो रहा है, ठीक है? तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में एचजी, मरकरी और डीडीटी जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाले सामान्य प्रदूषक है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो क्या हुआ? कौन पूछ क्या रहा है? उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है? 1 मिनट। देखो, वायुमंडल में ओजोन परत के क्षरण से त्वचा कैंसर के मामले बढ़ सकते हैं। बिल्कुल बात सही है। अगर वायुमंडल में जो ओजोन
ओज़ोन परत है वो नहीं रहेगी तो जो अल्ट्रावायलेट किरण है ना, वो सीधे पृथ्वी पर आ जाएगी और उससे त्वचा कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा, ठीक है? ओज़ोन परत यूवीसी अति उच्च ऊर्जा पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी की सतह तक पहुँचने से रोकती है। नहीं, देखो, जो यूवी किरणें है ना, वो 3 टाइप की होती है। एक तो होती है यूवीए, यूवीए, एक होती है यूवीबी और एक होती है यूवीसी, ठीक है? तो ये जो यूवीए और यूवीबी है ना, सॉरी, ये जो यूवीसी वाली है ना, जो दे रखी है, ये तो क्या है, समताप मंडल में ही अवशोषित हो जाती है, पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाती। तो क्या हुआ, यूवीसी तो क्या है, समताप मंडल में अवशोषित हो गई। जो पृथ्वी तक पहुंच पाती है वो है यूवीबी और यूवीए, और इन दोनों से कैंसर होता है, ठीक है? तो क्या बोला इसने, ओजोन परत देखिए पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है, नहीं, यूवीसी को नहीं रोकती। अगर यूवीबी होता तो यहाँ स्टेटमेंट सही हो जाता, ठीक है? तो कथन ए सही है और आर असत्य है, ठीक है? ऑप्शन सी इसका सही हो गया। आगे देखो, अधिकांश दालें लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है और प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत है। बिल्कुल, ये तो बचपन से सबको ही पता है, दालों में प्रोटीन पाया जाता है और वो लेग्यूमिनेसी फैमिली से है। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं में राइजोबियम जीवाणु सहजीवी संबंध बनाते हैं और वातावरण नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये भी बचपन से ही पढ़ा है, नाइट्रोजन चक्र हम जब भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी पढ़ते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया द्वारा होता है, ठीक है? और वो राइजोबियम है। तो ए और आर दोनों सत्य है। अब देखो, व्याख्या व्याख्या का कैसे पता चलता है, जब भी दो स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं ना, तो स्टेटमेंट खत्म होते ही उसके पीछे क्योंकि लगा दो। क्या लगा दो, क्योंकि। अब क्योंकि लगाकर अगला स्टेटमेंट पढ़ो, तो अगर स्टेटमेंट सही बैठ जाता है ना, तो समझ लेना कि वो उसकी व्याख्या है। 70 से 80% चांस में आपका क्योंकि लगाने से पता चल जाएगा कि व्याख्या है कि नहीं। अब इसमें लगा के देख लो पहले। देखो, लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है और प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत होती है, क्योंकि लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ ग्रंथिकाओं, आ गया ना, स्टेटमेंट बैठ गया ना। तो ए और बी सही है और इसकी व्याख्या भी है, ठीक है? ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है? आगे देखो, बांस को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है और इसका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है, ठीक है? बांस को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है और बांस बहुत बहुत ज्यादा काम भी आता है, ठीक है? बांस का उपयोग भवन निर्माण, कागज निर्माण, हस्तशिल्प, भोजन के रूप में किया जाता है और यह सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। तो देखो, ये भी यहाँ पर भी वही बात होगी, दोनों स्टेटमेंट सही है। अब व्याख्या देखो, व्याख्या। अब क्योंकि लगाता हूँ मैं यहाँ पर, देखो, बांस को ग्रीन गोल्ड कहा जाता है और इसका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि बांस का उपयोग भवन निर्माण, कागज निर्माण, हस्तशिल्प और इन सभी में होता है, ठीक है? बैठ गया ना? तो ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है? आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बायोडीजल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है? देखो, बायोडीजल किससे बनाया जा रहा है, रतन जोत से बनाया जाता है। रतन जोत से कैसे, जैसे रतन जोत होता है, उसका तेल निकाला जाता है, ठीक है? रतन जोत के पौधे में से तेल निकाला जाता है और उसका एस्ट्रिफिकेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? एस्ट्रिफिकेशन किया जाता है, फिर उससे बायोडीजल बनता है। तो एक टर्म याद रखना, बायोडीजल बनाने के लिए एस्ट्रिफिकेशन किया जाता है, ठीक है? भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक योगदान देने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? देखो, जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, उसमें सब गैसों का अलग अलग योगदान है। जो उसमें चार गैसें मुख्य, देखो, CO2 जो है वो 60% का योगदान देती है, CH4 20% का योगदान देती है, ठीक है? CFC लगभग 14% का योगदान देती है और जो N2 होती है वो 6% का योगदान देती है, ठीक है? ऐसे ऐसे योगदान है। तो पूछ क्या रहा है अब, सबसे अधिक कितना होगा? CO2 का हो गया, 60% देती है। CO2 और मेथेन मिला के कुल मिला के 80% ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, ठीक है? आगे देखो, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित चिपको आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है सुंदरलाल बहुगुणा से। ये तो फैक्ट वाला क्वेश्चन है और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, याद ही करना है आपको, ठीक है? आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक उपापचय मानव शरीर में रोगाणुओं के विकास को रोकने का कार्य करता है? देखो, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है? देखो, मेटाबोलाइट को दो टाइप होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। देखो कैसे, एक तो होता है प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी, ठीक है? तो जो प्राइमरी वाले होते हैं ना, प्राइमरी वाले पौधे की वृद्धि वृद्धि के लिए और जीवन के लिए,
ज़रूरी होते हैं, पौधे हो या मनुष्य के लिए, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। तो इनमें कौन-कौन से आ गए, जैसे प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, ये सब कौन से हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट है, ठीक है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन होता है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट मेटाबोलाइट वो होते हैं जो सुरक्षा के लिए या फिर अन्य नेसेसरी कामों के लिए काम में आते हैं। मतलब इनके बिना भी जीवित रहा जा सकता है, लेकिन ये सुरक्षा के लिए काम आता है, ठीक है? तो पूछ रहा है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट गोंद और रेजिन नहीं है, ये सुरक्षा में नहीं आता, ठीक है? विनब्लास्टिन और करक्यूमिन, देखो विनब्लास्टिन जो है ना, इससे कैंसर के मतलब कीमोथेरेपी में ये यूज़ किया जाता है, तो कैंसर का उपचार किया जाता है। और करक्यूमिन क्या है? करक्यूमिन देखो हल्दी में पाया जाता है, और हल्दी क्या है? एंटी इन्फ्लेमेशन है, मतलब सूजन रोधी है, ठीक है? तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों है सेकेंडरी मेटाबोलाइट। देखो, एल्कोलाइड और फ्लेविनोइड भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, लेकिन इसने यहाँ पूछा है कि मानव शरीर पूछा है, तो विनब्लास्टिन और करक्यूमिन आएगा। अगर पादप पूछता तो एल्कोलाइड और फ्लेविनोइड्स आते, ठीक है? आगे चलते हैं। ओज़ोन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन यूवीबी विकिरण के हानिकारक प्रभाव को सही ढंग से दर्शाता है? देखो आ गया ना यूवीबी, पहले यूवीसी दिया हुआ था। यह पौधे में प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाता है। देखो अल्ट्रावायलेट बढ़ाएगा तो कुछ है ही नहीं, ये नुकसान ही नुकसान करता है, तो बढ़ाता है तो गलत हो गया। यह जलीय जीवों में प्लवक को नष्ट कर सकता है, ये कर सकता है, ये नष्ट ही नष्ट करता है, ठीक है? ये आदम आँखों में हिम हिम अंधता, स्नो ब्लाइंडनेस नामक रोग का कारण बनता है, तो ये भी सही है, ठीक है? तो कौन-कौन से सही हो गए? ऑप्शन डी, बी और सी दोनों सही है। अल्ट्रावायलेट जो किरण है ना, वो बस नुकसान ही करती है, उसका फ़ायदा नहीं है कुछ भी, ठीक है? फाइटोरेमिडिएशन शब्द का सबसे उपयुक्त वर्णन निम्नलिखित में से क्या है? अब देखो फाइटोरेमिडिएशन, अब इसमें समझो, इसमें 2 वर्ड है। एक है फाइटो, ठीक है? एक तो है फाइटो, एक है रेमिडिएशन। ठीक है? तो जो फाइटो शब्द है ना, वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? पादपों के लिए, ठीक है? और रेमिडिएशन का मतलब क्या होता है? शुद्धिकरण। तो देखो, पादपों द्वारा किया गया शुद्धिकरण। अब पादपों द्वारा किया गया शुद्धिकरण मतलब देखो, जब प्रदूषण होता है, अगर प्रदूषण को पादपों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? फाइटो रेमिडिएशन बोलते हैं। अब ऑप्शन पढ़ो देखो, पौधों का उपयोग करके औद्योगिक अपशिष्ट पौधों का उपयोग करके औद्योगिक अपशिष्ट जल का उपचार करना, ठीक है? ये सही है। पौधों की आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा उन्हें कीट प्रतिरोधी बनाना नहीं, ठीक है? पौधों और उनसे संबंधित सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके दूषित मिट्टी और वायु जल से देखो प्रदूषकों को हटाना, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। उपचार करना नहीं है, पौधों से उपचार नहीं करेंगे, तो ये गलत हो गया, ठीक है? देखो, पौधों के माध्यम से वनों की कटाई को नियंत्रित करने के लिए वैकल्पिक ईंधन स्रोतों का विकास करना है, ये भी नहीं है। तो क्या हो गया? देखो, पौधों और उनसे संबंधित सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके दूषित मिट्टी, वायु या जन से प्रदूषकों को हटाना। अब पौधे कैसे हटाएंगे? देखो मेरी बात सुनो, ऑप्शन सी तो सही होगा। जैसे पौधे होते हैं, अब पौधों जैसे जमीन में जिंक वगैरह इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जिंक, कैडमियम, मरकरी इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो क्या करते हैं पौधे जड़ों द्वारा उनको अवशोषित करने लगते हैं और वो पत्तियों तक भेज देते हैं। तो ऐसे क्या हो गया? ऐसे जो अतिरिक्त प्रदूषण है ना, उनको पौधों द्वारा वो कम किया जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं? फाइटो रेमिडिएशन। हुँ, आगे देखो, हो गई? अब देखो, पेशीय तंत्र के संदर्भ में सही मिलान कीजिए। वही अगेन कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। मार्सिनसीज़ क्या करता है? देखो एटीपी को तोड़ता है, तो ये हो गया एटीपेज़, ठीक है? एटीपेज़ एक्टिविटी। ट्रोपोनिन क्या करता है? कैल्शियम आयन के साथ बंधन बनाता है, ठीक है? एसआर दिया हुआ है, ये क्या करता है? कैल्शियम आयनों का संग्रह करता है, तो कैल्शियम आयनों का संग्रह। सी में हो गया 4, ठीक है? और बचा हुआ केराटिन फॉस्फेट जो ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है? बार-बार में एटीपी को तुड़वाने के लिए मजबूर करता है। तो ए में 3, ए में 3, बी में 1, एक ही ऑप्शन है, ठीक है? ऑप्शन ए सही हो गया। अब देखो आगे, मानव जनन तंत्र के संदर्भ में सही मिलान कीजिए। सेमाइनल वेसिकल क्या करती है? शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, ठीक है? एपिडिडाइमस जो अधिवृषण होता है, वो क्या करता है? शुक्राणु का संग्रहण करता है, ठीक है? ये दूसरा हो गया। लेडिंग कोशिकाएँ क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करती है, सबको पता है। कार्पस ल्यूटियम मादा हार्मोन का उत्पाद है, ठीक है? क्या है? ए में 1, बी में 3, ए में 1, बी में 3, सी में 4,
इसमें 2 देखो ये गलत दिया हुआ है, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 2 आएगा। कौन-सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया। आगे देखो। देखो, विभिन्न लोगों के रूप कारक जीवों को मिलान कीजिए। हैजा, विब्रियो कोलेराई, ठीक है? किससे होता है? हैजा का जीवाणु क्या है? विब्रियो कोलेरा, ठीक है? वो क्या है? जीवाणु है। तो हैजा जीवाणु से हो गया। रिंगवर्म जो दाद हम बोलते हैं, वो किससे होता है? कवक से होता है, ठीक है? डेंगू का वायरस होता है और मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, प्रोटोजोआ, ठीक है? तो ए में 2, बी में 3, सॉरी ए में 2, बी में 3, हाँ, ए में 2, बी में 3। ऑप्शन ए इसका भी सही हो गया, 4 और 1, ठीक है? आगे देखो। मानव नर जनन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पढ़ते हैं साहब। शुक्राणु निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया सेमिनिफेरस नलिकाओं में होती है। ये सही है। सेमिनिफेरस नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। सर्वफली कोशिकाएं विकसित हो रहे शुक्राणुओं को, देखो 2 तरह के शुक्राणुओं का पोषण होता है। एक तो शुक्राणुओं का पोषण जो हमने पीछे पढ़ा है, अब ये है विकसित हो रहे शुक्राणुओं का पोषण करती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। प्रोस्टेट ग्रंथि का स्राव वीर्य के कुल आयतन का लगभग 70% बनाता है। देखो, वीर्य का जो लगभग 60 से 65% आयतन है ना, वो प्रोस्टेट ग्रंथि नहीं बनाती है, वो बनाती है शुक्राशय। क्यों? कौन बनाता है? शुक्राशय, ठीक है? प्रोस्टेट ग्रंथि तो लगभग 25% बनाती है वीर्य का, ठीक है? तो यही स्टेटमेंट गलत हो गया। आगे देखो, शुक्राणु जनन के लिए वसंत कोश का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से 2 से ढाई डिग्री कम होना आवश्यक है और इसी कारण की वजह से टेस्टिस हमारे शरीर के बाहर पाए जाते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। तो गलत कौन सा हुआ? ऑप्शन 3, केवल 3 गलत है, ठीक है? आगे देखो। आ रहा है ना समझ में? तो टाइफाइड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? टाइफाइड रोग का पूछा है। अब देखो, यह साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है जो दूषित भोजन या जल से फैलता है। बिल्कुल सही है, साल्मोनेला टाइफी टाइफाइड का बैक्टीरिया है और ये दूषित भोजन और जल से होता है, ये तो बचपन में ही पता था। इस रोग का निदान विडाल परीक्षण द्वारा किया जाता है। देखो, अभी जैसे मुझे अभी बुखार आ रही है, मुझे मेरे सर्दी जुकाम हो रहा है, तो अभी मैं हॉस्पिटल जाऊँगा तो वो बस टाइफाइड का ही टेस्ट लिखेंगे और उसमें क्या करेंगे? विडाल टेस्ट ही करेंगे मेरा, ठीक है? आगे देखो, यह मुख्य रूप से छोटी आंत को संक्रमित करता है। छोटी आंत को इसलिए संक्रमित करता है ना, क्योंकि दूषित भोजन और जल से हो रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। टीकाकरण इसका एकमात्र स्थायी उपचार है, नहीं देखो, टीकाकरण केवल सुरक्षा के लिए होता है, एकमात्र स्थायी उपचार तो एंटीबायोटिक से ही हो जाता है, ठीक है? जब टाइफाइड होती है तो एंटीबायोटिक ही तो देते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। पूछ क्या रहा है? सही पूछा है कि गलत? कौन-सा कथन सत्य है? तो 1, 2 और 3 तीनों सही है। 1, 2 और 3 तीनों सही है। ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है? आगे देखो। 1 मिनट। देखो, हृदय के पेशी तंतु कभी थकान महसूस नहीं करती और लगातार संकुचित होते रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों का जो हृदय है वो कभी थकता ही नहीं है, इसीलिए तो आप हमेशा चलते ही रहते हो। जिस दिन वो थका आपका ये बंद पीप वो पी बीप आ जाएगी, ठीक है? हृदय कोशिकाओं में मायोग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है जो उच्च दक्षता के साथ एरोबिक शोषण वायवीय शोषण के लिए ऑक्सीजन को भंडारित करती है। देखो, जो मायोग्लोबिन होती है ना, वो क्या करती है? ऑक्सीजन को स्टोर करके रखती है ताकि जब भी मतलब जब क्या ज़रूरत पड़ती ही रहे, ऑक्सीजन कभी खत्म ही ना हो, इसीलिए वो थकती नहीं है। तो स्टेटमेंट ए और 2 दोनों सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। व्याख्या का कैसे पता करोगे? क्योंकि लगा के देख लेना बीच में, ठीक है? देखो, स्तनधारी भ्रूण में प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार के साथ एक कार्यात्मक संपर्क स्थापित करती है और एचसीजी जैसे हार्मोन का स्रावित करती है। बिल्कुल सही बात है। हम देखते हैं प्लेसेंटा द्वारा स्रावित हार्मोन उसमें आता है, एक एचसीजी आता है, ठीक है? और ये कार्यात्मक संपर्क है ही सही भ्रूण के साथ। प्लेसेंटा एक अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है के रूप में कार्य करती है और यह मातृ भ्रूण और मातृ शरीर के बीच पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों के विनिमय में सहायक है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ये तो बचपन में सबको ही पता है, ठीक है? तो ए और ओ दोनों सत्य है और वो उसकी व्याख्या कर ही रहा है, ठीक है? देखो आगे, इंटरफेरॉन कैंसर के उपचार में उपयोगी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इंटरफेरॉन विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित होते हैं और अन्य संक्रमित कोशिकाओं के विषाणुओं के संक्रमण से बचाते हैं। देखो, ये बात तो सही है, लेकिन संक्रमण से बचाते कैसे हो उसको समझो थोड़ा-सा। इधर देखो, जैसे मान लो ये एक प्रकार की सेल्स का ग्रुप है, ठीक है? ये कुछ कोशिकाएँ हैं, किसी भी जगह के। अब अगर इनमें से किसी भी एक कोशिका में जैसे मान लो ये कोशिका विषाणु द्वारा संक्रमित हो गई, ठीक है? तो ये कोशिका क्या करेगी? ये कोशिका विषाणुओं के संक्रमित होते ही सबसे पहले क्या करेगा? वायरस इस कोशिका में आएगा, इस कोशिका के मशीनरी को यूज़ करेगा और अपने लिए वांछित प्रोटीन बनाने लग जाएगा। तो इसके पास तो वाइरस का संक्रमण हो गया। अब ये स्रावित करती है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन के रूप में क्या होता है? ये स्रावित करती है
आई पी। ट्रांसलेशन इनहिबिशन प्रोटीन मतलब ट्रांसलेशन संदमन करने वाले प्रोटीन। जिससे क्या होगा देखो, वायरस ने यहाँ संक्रमण कर लिया, जैसे ये एक वायरस है, ये इस पर वायरस ने संक्रमण कर लिया इस पे, ठीक है। अब वायरस जैसे ही अगली कोशिका आपको संक्रमित करने जाएगा ना, तो वो अपना डीएनए इसके अंदर डाल देगा। लेकिन इसके पास इंटरफेरोन है, इंटरफेरोन का मतलब क्या है, मैसेज आ गया कि आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है। ट्रांसलेशन नहीं करना है तो इस वायरस का डीएनए जब अंदर जाएगा तो वो उसके लिए प्रोटीन बना नहीं पाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, ये बाकी की कोशिकाएं बच जाएगी, ठीक है। तो टीआईपी का मतलब क्या है और ये क्या है, आगे समझ में, ठीक है। तो ये सही है। तो कथन और आर दोनों सत्य है, और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी मानव पेशी अनैच्छिक है? देखो, कंकाल पेशी तो ऐच्छिक है, अनैच्छिक और अरेखित है, ठीक है। हृदय की पेशी रेखित होती है, ठीक है। चिकनी पेशी अनैच्छिक भी है और अरेखित भी है, ठीक है। आगे देखो, अंडाशय द्वारा स्रावित वह हार्मोन कौन सा है जो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम को गर्भावस्था के लिए तैयार करता है और बनाए रखता है? कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, जो गर्भाशय के लिए एंडोमेट्रियम को तैयार करता है, ठीक है। गर्भधारण के लिए, सॉरी। एलिफेंटियोसिस या फाइलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है? यह फैलता है वुचेरिया ब्रेन क्राफ्टे द्वारा। ये तो मानव रोग और रोगाणु है, वो सीधे ही याद करना है आपको, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति का मूत्र विश्लेषण किया जाता है और उसमें ग्लाइकोसूरिया या कीटोयूरिया दोनों पाए जाते हैं, तो यह किस प्रकार का संकेत हो सकता है? देखो, ग्लूको ग्लूकोसूरिया और कीटोन्यूरिया में क्या होता है, जो मूत्र होता है ना, मूत्र उसमें क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और ये वाले जो डायबिटीज है ना, वो कहलाती है डायबिटीज मेलिएटस। और देखो, डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, इसमें कोई मतलब शुगर उगर या ग्लूकोज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये तो हार्मोन के मिसबैलेंस होने से होता है, एडीएच। एक एडीएच है जिसका स्राव कम हो जाता है, जो क्या करता है, ये क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन से मतलब उत्सर्जन के टाइम पे जल को पुनर्अवशोषित करते हैं, तो इसके स्राव कम हो जाता है, तो जल का पुनर्अवशोषण नहीं हो पाता है और बार बार मूत्र आने लगता है। वो कौन सी डायबिटीज है? वो है डायबिटीज इंसिपिटस। और ये जो बोल रहा है इसमें ग्लूकोज का लेवल पाया जाता है, वो कौन सी है? डायबिटीज मेलिएटस, ठीक है। जन्म नियंत्रण कि वह कौन-सी विधि है जो न तो शुक्राणु जनन को बाधित करती है और न ही अंडोत्सर्ग को? तो देखो, जो कंबाइंड ओरल पिल्स है, ये तो हार्मोनल को डिस्ट्रैक्ट करती है और अंडो अंडोत्सर्ग पर फर्क डाल के, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। देखा, आईयूसीडी ये इंट्रायूटेराइन गर्भ निरोधक उपकरण है, जिसको हम कॉपर टी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इंजेक्ट करने से कि शुक्राणुओं के निर्माण में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अंडाणु के निर्माण में भी नहीं पड़ता, तो ठीक है, ये सही है। वेसोक्टोम देखो, 2 ऑप्शन है क्या इसमें? इधर देखो, प्रोजेस्टेरोन ओनली गोली, ये प्रोजेस्टेरोन ओनली गोली तो प्रोजेस्टेरोन के स्राव को नियंत्रित करती है, तो ये भी नहीं होगा। देखो, वेसोक्टोमी क्या होती है? ये होती है नसबंदी। नसबंदी में क्या होता है, जो क्या होता है, शुक्र नलिका होती है, जिससे शुक्राणु आते हैं, उसको या तो काट दिया जाता है या रोक दिया जाता है, जिससे शुक्राणु आगे नहीं आ पाते। तो वेसक्टोमी भी इसका आंसर सही है और आईयूसीडी भी, दोनों सही होगा इसका आंसर, ठीक है। आगे देखो, खत्म हो गया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आज मेरी तबीयत खराब है, इसके लिए आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं। बाकी आप अपना लेवल मेंटेन करके रखें, क्वेश्चन का हर एक ऑप्शन समझे कि आपका ऑप्शन गलत और सही क्यों हो रहा है, क्योंकि जितने आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चन से ही आपकी प्रैक्टिस होगी और वही आपको स्कोर दिलाएगा। थैंक यू सो मच।